नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं इसी राज्य यानी कि महाराष्ट्र की खबर के साथ, जहां कोरोना बेकाबू है। रोजाना चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं और बढ़ते केसेस के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज रात राज्य को संबोधित किया और कहा कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, सख्त फैसला 1-2 दिनों में लिया जा सकता है, लेकिन उन्हें पता है कि लॉकडाउन घातक होता है। पर आखिर रास्ते क्या बचे हैं? उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो लॉकडाउन का ऐलान नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस ओर इशारा कर रहे हैं। उन्हें पता है कि लॉकडाउन घातक होता है, लेकिन उनके सामने रास्ते क्या हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप सभी पर भरोसा है, आप लोग बिना वजह बाहर नहीं निकलेंगे और नियमों का पालन करेंगे, लेकिन आप लोग ये नहीं कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि जिस तरह से पहले लड़ाई लड़ी, उसी तरह से इस बार भी लड़ना है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अगले 15 से 20 दिनों में अस्पताल भर जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो सुविधाएं और सप्लाई बढ़ा रहे हैं, लेकिन और डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी आखिर कहां से लाएंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष से विनती है कि वो इस मुद्दे पर राजनीति न करें। और मुंबई महाराष्ट्र ने एक बार फिर से 24 घंटों में सबसे ज्यादा कोविड के आंकड़े रिपोर्ट किए हैं। महाराष्ट्र में जहां 47,000 पार मामले सामने आए हैं, वहीं मुंबई ने 8,832 मामले रिपोर्ट किए हैं। बढ़े हुए मरीजों के बीच अब पार्किंग प्लाजा से लेकर रिहायशी इमारतों को कोविड सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जहां गाड़ियां पार्क होती थी, वहां मरीजों के लिए कोविड बेड लग चुके हैं। मुंबई से सटे ठाणे का 10 मंजिला पार्किंग प्लाजा अब डेडिकेटेड कोविड सेंटर बन चुका है। जो पार्किंग प्लाजा है वहाँ करीबन 1150 तक की कैपेसिटी है। उसमें फर्स्ट फेज में हम लोग अभी 400 बेड ऑपरेट कर रहे हैं अभी। हालांकि वो शुरू भी हो गया है। उसमें 50 के आसपास आईसीयू बेड्स हैं, बाकी के ऑक्सीजन बेड्स है। तो ये कैपेसिटी हमने अभी शुरू की है। नवी मुंबई में भी बढ़ते मरीजों की संख्या देखते हुए बंद किए गए कोविड सेंटर फिर शुरू हो रहे हैं और रिहायशी इमारतों को भी महानगर पालिका कोविड सेंटर में तब्दील कर रही है। मुंबई के धारावी में भी 7 मंजिला जय बजरंगबली हाउसिंग सोसाइटी कोविड सेंटर में तब्दील हो रही है। इमारत खाली है। शुरुआत 2 मंजिले पर 80 बेड के साथ होगी। नियमानुसार मामले रोजाना बढ़ रहे हैं। कोविड बेड और वेंटिलेटर बेड भर रहे हैं। बेड बढ़ाए जा रहे हैं। धारावी में हमने नए सेंटर में बेड लगाए हैं। सार्वजनिक टॉयलेट को लगातार साफ करवा रहे हैं। संख्या नेलेली आहे, म्हणजे हे करून दाखवलेलं आहे। मुंबई महाराष्ट्र में ऐसे हालात पहले भी नहीं थे जब कोरोना वायरस आया था। 24 घंटों में राज्य में अब तक के सबसे ज्यादा 43,183 मामले रिपोर्ट हुए हैं। 249 लोगों की जान गई है। तो आर्थिक राजधानी मुंबई ने भी सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए 8,646 केस दर्ज किए। रोजाना नए आंकड़े चौंकाने वाले हैं, पर न जाने लोग चौकन्ने कब होंगे। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, लोग भूल चुके हैं। मुंबई महाराष्ट्र की मंडियों की ऐसी लापरवाह भीड़ भयावह है, तो सतारा में रोक के बावजूद ऐसी पारंपरिक बगाड़ यात्रा निकाली गई। ठाणे से अनिल शुक्ला, नवी मुंबई से सुरेश दास के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। बीते 24 घंटों में 3,594 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई। हालांकि इसके बाद ऐलान किया कि फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है। अभी जो स्थिति है, सरकार में लॉकडाउन किसी भी तरह का करने का कोई विचार नहीं है। हम स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। भविष्य में अगर जरूरत कभी पड़ेगी तो मैं आपसे बातचीत करके ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई लॉकडाउन करने का सरकार का निर्णय नहीं, सरकार का विचार नहीं है। और अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां दुर्ग जिले में हालात बेहद चिंताजनक हैं। सरकारी अस्पतालों में शवों को रखने की जगह नहीं है। शमशान का हाल बुरा है। हालात इतने बदतर हो रहे हैं कि प्रशासन पर दबाव बढ़ा है और 6 अप्रैल से हफ्ते भर के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग के सरकारी अस्पताल के शवगृह में शव रखने की जगह नहीं है। शव खुले में ही रखे जा रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में दुर्ग में कोरोना से 38 लोगों की मौत हुई है और 6,000 से ज्यादा को संक्रमण हुआ है। 500 बेड वाले इस सरकारी अस्पताल के शवगृह में 8 फ्रीजर हैं और 27 शव। डॉक्टरों का कहना है कि वो शवों को उनके परिवार वालों को जल्द से जल्द देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आसान काम नहीं है। 10 पेशेंट करीब आते हैं भर्ती होने, और हमारा डेथ का आंकड़ा जो है 4 करीब है, 4 से 5। मरचुरी में बहुत संख्या में
मुझे पता चला है कि डेड बॉडी रखी हुई है जिसको शिफ्टिंग की कार्रवाई चल रही है। ये दुर्ग का शमशान घाट है जहां मृतकों के परिवारजन पीपीई सूट पहनकर उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ये तस्वीरें पिछले साल के कोरोना के कहर का एहसास कराती हैं। हालात और बिगड़ने के डर से छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले मंगलवार तक के लिए दुर्ग में पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान किया है। लेकिन चिंता सिर्फ दुर्ग को लेकर हो ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 हफ्तों में केस 369% तक बढ़ गए हैं। ये दर देश के दूसरे नंबर पर है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से बड़ी दस्तक दी है। देश में अब तक 81,380 लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं। इस साल का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में इतने मरीज पिछले साल अक्टूबर की शुरुआत में मिले थे। प्रदेश के सरकारी अस्पताल के मरचूरी में जगह नहीं है। कई जिलों के मुक्तिधाम में बड़ी तादाद में अंतिम संस्कार के लिए लाशें रखी हुई हैं। समय रहते सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो वह दिन दूर नहीं किसी भी डरावनी तस्वीर देखने को मिलेगी। रायपुर से सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और आज की बेहद अहम खबर आई असम से, जहां करीमगंज में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिलने से हंगामा हो गया। भीड़ ने पथराव कर दिया, पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। चुनाव आयोग ने करीमगंज के बूथ नंबर 149 पर दोबारा मतदान का आदेश दिया और 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया। करीमगंज के नीलम बाजार इलाके में गुस्साई भीड़ ने इस गाड़ी पर हमला कर दिया, पथराव किया। इसके अंदर बैठे चुनाव अधिकारियों को बाहर खींचने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस को लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग कर स्थिति को संभालना पड़ा। लोगों का आरोप कि बीजेपी नेता की इस गाड़ी में ईवीएम ले जाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने इस पर आधिकारिक बयान दिया। कहा कि भारी बारिश में गाड़ी खराब होने के कारण इन अधिकारियों ने दूसरी गाड़ी में लिफ्ट ली थी। उन्हें पता नहीं था कि गाड़ी बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की पत्नी मधुमिता पॉल की है। आयोग ने कहा है कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, लेकिन बूथ नंबर 149 पर दोबारा मतदान और 4 अधिकारियों के निलंबन का आदेश दिया और पीठासीन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी दिया। वैसे इस मसले को लेकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और बदरुद्दीन अजमल सहित कई नेताओं ने ट्वीट किए। चुनाव आयोग के विस्तृत बयान से कई सवाल भी उठ रहे हैं। सड़क पर 1300 गाड़ियों का काफिला था, किसी में जगह नहीं मिली। ट्रैफिक जाम था, तब भी इनकी गाड़ी अलग हो कैसे गई? पूरे राज्य में जबरदस्त सुरक्षा है, लेकिन इनके आसपास कोई कैसे नहीं था? गाड़ी में चढ़ने से पहले ये क्यों नहीं पूछा कि किसकी गाड़ी है? रात के अंधेरे में नीलम बाजार में इन्हें लोगों ने कैसे पहचाना? इस मुद्दे पर कांग्रेस के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की। कांग्रेस ने इस बहाने बीजेपी को भी लपेटा। अब शिकस्त यानी हार को सामने देखकर भारतीय जनता पार्टी जो करती है वही कर रही है। ईवीएम चोरी से होने वाला कुछ नहीं है। 2, 4, 5 आप ईवीएम इधर से उधर ले भी जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं। ये आरोप लगाएंगे कि बीजेपी ने मशीनों में कुछ ऐसा यंत्र फिक्स कर दिया था कि बटन तो दबाया जा रहा था हाथ का, लेकिन वोट जा रहा था कमल को। जांच अपनी जगह होती रहेगी, तो जहां जांच करने वाली एजेंसियां वो अपना काम करे, उसमें इस तरह की बयानबाजी की कोई जरूरत नहीं है, ना गुंजाइश है। ईवीएम को लाने ले जाने के प्रोटोकॉल बहुत स्पष्ट होने के बावजूद ऐसी चूक संदेह का मौका देती है। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी और दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अब दिल्ली से मेरठ तक का सफर सिर्फ 45 मिनट में। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 1 अप्रैल से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। अब दिल्ली से मेरठ तक का सफर 45 मिनट में तय हो सकेगा। मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने इस पर सफर कर इसका जायजा लिया। कभी आपने सोचा था कि आप दिल्ली से मेरठ, जिसके लिए लगभग 2 से ढाई घंटे का वक्त लगता था, उसकी उतनी दूरी आप 45 मिनट में तय कर सकते हैं? और ये सच हो गया है। हम इस वक्त दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हैं और आप देखिए ये देश का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। 14 लेन का ये एक्सप्रेसवे है और इसको 1 अप्रैल यानी कल से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। और अब दिल्ली से मेरठ की दूरी
मात्र 45 मिनट में पूरी की जा सकेगी। और आप देखेंगे बराबर बाकायदा यहाँ पर साइन बोर्ड लगाए गए हैं, लिखा हुआ है कि मेरठ कितनी दूर है, रिडकी, देहरादून। तो अगर यहाँ से उत्तराखंड में जाना है तो उनके लिए बहुत बड़ी आसानी हो गई, क्योंकि पहले गाजियाबाद में आप मोहन नगर में जाम में फंसते थे, फिर मोदी नगर में, मुरादनगर में, तमाम जाम से छुटकारा मिल गया। और आप देखेंगे ये पूरा हाईवे इतना स्मूथ है और 14 लेन का ये पूरा एक्सप्रेसवे है। और सबसे बड़ी बात ये कि पूरी तरीके से सिग्नल फ्री है, यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पर जो आपको लाइट्स नजर आ रही हैं वो भी सोलर हैं, यानी ये सूरज की रोशनी से चार्ज होंगी और यहाँ पर शाम को रोशनी होगी और इसके लिए 1 रुपए भी इलेक्ट्रिसिटी में खर्च नहीं होगा। ये बहुत खास बात है। और एक और ख़ास बात है, क्योंकि वक्त ये 45 कैसे हुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सिग्नल फ्री है और टोल की वसूली भी हाई नंबर सिक्योरिटी प्लेट है, उसको स्कैन करके, तमाम कैमरे लगे हुए हैं, वो स्कैन करके आपके फास्ट टैग से वो पैसा कट जाएगा। यानी आपको टोल बूथ पर भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर रुकना ही पड़ा तो पहले फास्ट टैग है ही है, लेकिन यहाँ के कैमरे आपके हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को रीड करके आपके फास्ट टैग से पैसे वो ले लिए जाएंगे। अगर आप ओवर स्पीड करेंगे तो आपको चालान भी हाई स्पीड सिक्योरिटी जो आपकी नंबर प्लेट है उसको रीड करके आपके घर पर आ जाएगा। तो आप देखेंगे पूरी तरीके से पूरे हाईवे पूरा स्मूथ है और सबके लिए ये यात्रा आसान हो गई है और एग्जिट्स बनाए गए हैं और अब इसका सौंदर्यीकरण भी करा जाएगा और लोग जो भी इस एक्सप्रेसवे पे चल रहा है वो वाहवाही करता हुआ नजर आ रहा है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बढ़ते हैं आगे और अब बात पंजाब की करते हैं। पंजाब की सरकारी बसों में अब महिलाएं जो हैं वो मुफ्त में यात्रा कर सकती हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना को लॉन्च किया और कहा कि उन्होंने अपना एक और चुनावी वादा पूरा कर दिया है। तो गवर्नमेंट के इस डिसीजन को कैसे देखती हैं? अच्छी बात है, वुमेन्स के लिए अच्छा है, जो रेगुलर कॉलेज जाते हैं बच्चे, स्कूल जाते हैं, उनके लिए अच्छा है। कई पार्टीज जो कह रही हैं कि और भी कुछ देना चाहिए, सिर्फ फ्री राइड नहीं देना चाहिए बल्कि महिलाओं को इसके अलावा उनको सशक्त बनाने के लिए कुछ करना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? देखो लोड़ तो हैगी इस चीज़ की, है ना। वुमेन्स को सेफ्टी लिए भी अलग कुछ रूल्स होने चाहिए, होर भी किसी चीज़ों में कंसैशन होना चाहिए। चलो पहल की है कि सरकार ने इनू एक्सेप्ट करने हैप्पी हाँ सारे लेडीज़, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾਣਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ? ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ सोचा जी। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।